हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के इस वीडियो को हम लोग हल्दीघाटी के विशेष संदर्भ में देखेंगे। महाराणा प्रताप बहुत ही पूजनीय नाम है हम लोगों के लिए। और राजस्थान ही नहीं, मैं कहूँगा पूरे भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप आज भी अजर अमर है। ठीक है। और उन जैसा स्वाधीनता प्रिय शासक बहुत कम हम लोगों को देखने मिले हैं, और वो भी इस उस समय में जिस समय अकबर की सभी अधीनता स्वीकार कर रहे थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करे। अकबर ने काफ़ी प्रयास करे, चाहे उन्होंने अपने शिष्टमंडल वगैरह भेजे या फिर हल्दीघाटी का युद्ध वगैरह भी करा, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी युद्ध हुए। मुगलों ने काफ़ी प्रयास करे, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं इस वीडियो के अंदर महाराणा प्रताप के थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन के बारे में, और उसके बाद हल्दीघाटी के विशेष संदर्भ में कि किस तरह से कहाँ पर कैसे ये युद्ध लड़ा गया था, और हल्दीघाटी को और कौन से युद्ध के नाम से जाना जाता है वो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन। महाराणा प्रताप का जन्म मैं आपको बता दूं 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। ठीक है। और प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को ही महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाई जाती है। जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो कुंभलगढ़ के अंदर जो कटारगढ़ का जो किला है, और उसके अंदर बादल महल, और उसमें भी जूनी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के जो पिता थे वो थे महाराणा उदय सिंह, और उनकी जो माता थी वो थी जयवंता बाई, जो कि पाली के ऊपर जो शासन करने वाले अर्णोराज थे उनकी पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन का जो नाम था वो था कुका या कीका था, जो कि छोटे बच्चों का शब्द सूचक होता था। और महाराणा प्रताप का जो विवाह हुआ था वो हुआ था रामरख पवार की पुत्री अजबदे से हुआ था। तो किससे हुआ था उनका विवाह? रामरख पवार की पुत्री अजबदे से हुआ था। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 28 फरवरी या 1 मार्च 1572 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? गोगुंदा में। और इसके बाद एक बार फिर से 1572 ईस्वी में ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, और वो हुआ था कुंभलगढ़ में। और उस समय उनकी आयु थी 32 वर्ष की आयु में उन्होंने कुंभलगढ़ से राज्य चलाना शुरू किया था। और महाराणा प्रताप ने करीब 25 वर्ष तक शासन किया। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी कुंभलगढ़, और दूसरी राजधानी थी चावड़। ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि महाराणा प्रताप जो कि अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे, और अकबर जो था कि वो ये चाहता था कि जब उस समय राजपुताने के सारे राज्य घराने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, और सब उसके सेवा में उपस्थित हो रहे थे, तो महाराणा प्रताप और यानी मेवाड़ का राजघराना भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। और इसके लिए उसने करीब 4 शिष्टमंडल भेजे, ताकि महाराणा प्रताप को किसी तरह से भी मना के वो अकबर की सेवा में यानी मुगल शाही सेवा में उनको महाराणा प्रताप को लाया जा सके। लेकिन महाराणा प्रताप ने उनके द्वारा भेजे गए चारों के चारों शिष्टमंडलों को वापस खाली हाथ लौटाया। तो उनमें पहला जो शिष्टमंडल आया था वो आया था जलाल खान कोची के नेतृत्व में सन 1572 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में आया था? जलाल खान कोची के नेतृत्व में सन 1572 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। और सेकंड जो शिष्टमंडल आया था वो आया था मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा 1573 ईस्वी में। और मिर्जा राजा मानसिंह जब वहाँ पर आए थे तो उनके साथ में उनके सम्मान में जो एक भोज रखा गया था, उस भोज के अंदर महाराणा प्रताप स्वयं उपस्थित नहीं हुए थे, और उसके इनके जगह अमर सिंह उस भोज में उपस्थित हुए थे। तो उस भोज पे जब महाराणा प्रताप उपस्थित नहीं हुए तो मानसिंह ने इसे अपना खुद का अपमान समझा था,
और उन्होंने बोला अमर सिंह को कि भाई महाराणा प्रताप क्यों नहीं आए। तो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई ये उनकी तबीयत सही नहीं है इसलिए वो नहीं आए। लेकिन महाराणा सिंह को ये समझते देर नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने मुगलों के साथ में अपनी बेटी ब्याही है कछवाहा राजवंश ने, इसलिए महाराणा प्रताप उन्हें जो है अच्छा राजपूत नहीं समझते हैं। उनको निम्न राजपूत की दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि उन्होंने राजपूतों का नाम खराब करा है ये सोचकर उनके साथ में वो भोज करने नहीं आए। इसलिए उन्होंने बोला कि ये मेरा अपमान है और इस अपमान का बदला लेंगे। तो उस समय फिर अमर सिंह बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप भी पधारें और अपने फूफा को भी ले आएँ, क्योंकि जो जोधाबाई थी वो मान सिंह की बुआ थी। तो उन्होंने बोला कि आप भी पधारें और अपने फूफा जी को भी लेते आए, आप दोनों का स्वागत युद्ध क्षेत्र में किया जाएगा। तो ये युद्ध जो हल्दी घाटी का लड़ा गया वो होना ही था, लेकिन इसके बावजूद अकबर ने उसके अलावा 2 शिष्टमंडल और भेजे कि भी किसी भी तरह से महाराणा प्रताप को मना लिया जाए। तो उसके लिए क्या करा उन्होंने, अब की बार मान सिंह के पिता राजा भगवान दास को 1573 ईस्वी में ही दोबारा भेजा कि भाई आप कैसे भी करके महाराणा प्रताप को हमारी सेवा में ले आए। लेकिन महाराणा प्रताप ने उनको भी खाली हाथ भेजा। तो इसके बाद उन्होंने राजा टोडरमल को भी 1573 ईस्वी में दोबारा एक शिष्टमंडल के साथ में अकबर ने भेजा कि भाई महाराणा प्रताप को कैसे भी मना के हमारे पास में ले आए। लेकिन महाराणा प्रताप ने उनको भी खाली हाथ लौटा दिया। तो अब इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होना निश्चित हो गया, लेकिन अकबर अपना कुछ दूसरे युद्धों में व्यस्त होने के कारण इस समय ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन जैसे ही वो उन युद्धों से फ्री हुआ और उसने अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता में लाने के लिए या मेवाड़ को अपनी अधीनता में लाने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसके 3 अन्य नाम भी हैं। वो कौन कौन से? पहला नाम है मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्या नाम है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। और ये जो नाम दिया था वो दिया था कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने नाम दिया था? ये कर्नल जेम्स टॉड ने नाम क्या दिया था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। ठीक है। और दूसरा जो वो नाम है वो है गोगुंदा का युद्ध, और ये नाम दिया था बदायूनी ने। और उन्होंने अपनी पुस्तक मुंथ ख्वाब उत तारिख के अंदर इसका उल्लेख किया था कि ये जो युद्ध हुआ वो कौन सा युद्ध था? गोगुंदा का युद्ध। ठीक है। और इसी तरह से अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है अपनी पुस्तक आईने अकबरी के अंदर। ठीक है। तो इनके 3 हल्दी घाटी के 3 नाम कौन कौन से? मेवाड़ की थर्मोपल्ली, दूसरा गोगुंदा का युद्ध और तीसरा खमनोर का युद्ध। ये तीनों के तीनों नाम हल्दी घाटी के युद्ध के ही हैं। और हल्दी घाटी के युद्ध की तारीख मैं आपको बता दूं, इसकी भी 2 तिथियां मिलती हैं। पहली है 18 जून 1576 ईस्वी और दूसरी 21 जून 1576 ईस्वी। ठीक है। हल्दी घाटी जो है खमनोर तहसील जिला राजसमंद के अंदर बनास नदी के किनारे रक्ततलाई, जो बनास नदी का कांटेदार मार्ग है वहां पर स्थित है। अब अकबर द्वारा युद्ध की तैयारी। हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा अकबर ने अकबर के किले में बनाई थी, जो कि अजमेर में स्थित है। इस युद्ध का उद्देश्य महाराणा प्रताप को बंदी बनाना था, और इसलिए उन्होंने हरावल का जो नेतृत्व था वो दिया था मिर्जा राजा मान सिंह को दिया था, और चंदावल का नेतृत्व आसिफ खान को दिया गया था। मिर्जा राजा मान सिंह ने मांडलगढ़ दुर्ग में प्रथम शिविर लगाते हैं और वहां पर सेना को 21 दिन तक पहाड़ी प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप जो थे वो छापामार युद्ध प्रणाली में प्रशिक्षित थे और उस क्षेत्र में काफ़ी पहाड़ियाँ पड़ती थी। ठीक है। और द्वितीय शिविर जो लगा मान सिंह ने वो लगाया मोलेला गांव में, जो कि राजसमंद जिला में ही है, और यह हल्दी घाटी से 4-5 मील दूर ही स्थित था। अब महाराणा प्रताप द्वारा युद्ध की तैयारी। महाराणा प्रताप द्वारा युद्ध की जो रूपरेखा वो बनाई गई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है। महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो हकीम खान सूरी था, जो कि अफगानी था, और इन्होंने हरावल का नेतृत्व किया था, और ढोलान का नेतृत्व स्वयं
महाराणा प्रताप ने किया था, जो कि मध्य में हुआ करता था, ढोलान यानी मध्य में। और चंद्रावल का नेतृत्व भील सेनापति पूजा जी ने किया था। महाराणा प्रताप ने मैदानी युद्ध करने की योजना बनाई थी और उनका अंतिम शिविर लोह सिंह गांव में हुआ, जो कि राजसमंद के अंदर ही है। अब अपन बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के पास करीब 80,000 सेना थी, जबकि मिर्जा राजा मानसिंह के पास 3,20,000 मुगल सैनिक थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पास 2 हाथी थे। पहले का नाम रामप्रसाद था और दूसरा लूना था। और उनके घोड़े का नाम चेतक था, जो कि इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि अभी तक हम लोग सिर्फ उनके घोड़े का नाम ही जान रहे थे, लेकिन इस समय इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के पास उनके 2 प्रसिद्ध हाथी भी थे, जो कि काफ़ी स्वामी भक्त थे, जिनमें पहले का नाम था रामप्रसाद और दूसरे का था लूना। ठीक है। रामप्रसाद के बारे में मैं आपको, जो हाथी है उनके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि इस युद्ध के बाद राजा मान सिंह रामप्रसाद को अपने साथ में बंदी बनाकर ले गए थे। ठीक है। लेकिन रामप्रसाद इतने स्वामी भक्त था, हम लोगों ने सिर्फ चेतक के बारे में सुना कि वो काफ़ी स्वामी भक्त है, लेकिन रामप्रसाद जो है वो भी काफ़ी स्वामी भक्त थे। और उन्होंने जब उनको वहाँ पर अकबर के शिविर में ले जाया गया, तो भी 15-20 दिन तक बिना अंजल, यानी इतना स्वामी भक्ति थी उनमें, एक जीव के अंदर भी, कि उन्होंने ना कोई चारा ग्रहण किया वहाँ पर दुश्मनों के हाथ से, ना ही पानी तक पिया, और अपना प्राण वहाँ पर त्याग दिए। ठीक है। तो रामप्रसाद यानी कि के बारे में भी आपको ये जानना जरूरी था। और मिर्जा राजा मानसिंह का भी एक हाथी था, उसका नाम था मर्दाना। और जो चेतक की जो समाधि है वो कहाँ पे थी? बलीचा गांव में। और कोजारी गांव में प्रताप ने अपना इलाज करवाया था जब वह युद्ध में घायल हो गए थे। इस हल्दीघाटी युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो इस युद्ध में के परिणाम के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी, और तो कुछ के अनुसार विजय हुई थी, और अधिकतर विद्वान इस युद्ध को दोनों पक्षों के लिए परिणाम रहित ही मानते हैं। अपन बात करें तो इस युद्ध में, क्योंकि महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से जाना पड़ा था, क्योंकि उनका घोड़ा भी घायल हो गया था और वह स्वयं भी थोड़े घायल हो गए थे, तो उनके जो सरदार थे उन्होंने उनके घोड़े की को समेत उनको बाहर कर दिया था, और उनका जो मुकुट था वो अपने किसी दूसरे सरदार को पहनाकर युद्ध से चालू रखा था। लेकिन कुछ ही समय में पता चल गया था कि महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र में नहीं है, तो उसकी वजह से उनकी सेना का मनोबल कुछ कम हो गया, और इस वजह से ये सेना युद्ध हार गई थी। ठीक है। काफ़ी वीरता से लड़े थे, लेकिन जब पता चला कि महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र में नहीं है, तो उनकी सेना का मनोबल गिर गया, जिस वजह से वह इस युद्ध में मारे गए। तो यानी क्योंकि सेना भी जो थी मुगलों की थी वो 3,20,000 की थी, और इनके पास 80,000 ही सेना थी, तो जो है काफ़ी टाइम तक संघर्ष करते रहने के बाद फिर वो वहाँ पर युद्ध हार गए। लेकिन इसमें फिर भी हम लोग अकबर की विजय या मानसिंह की विजय नहीं मान सकते, क्योंकि अकबर का उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह से महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर उनके सामने उपस्थित किया जाए, या उनकी अधीनता स्वीकार कराई जाए, जो कि इन दोनों उद्देश्यों में ही मानसिंह सफल नहीं हो पाए थे। तो इस वजह से भी काफ़ी विद्वान मानते हैं कि यह युद्ध अनिर्णित रहा, और चूंकि महाराणा प्रताप स्वयं युद्ध क्षेत्र में नहीं थे, तो उनकी हार होना लाजमी है कि वो हारे ही नहीं इस युद्ध में। इसलिए अधिकतर यही मानते हैं कि वह इस युद्ध में हारे नहीं। और कुछ विद्वान इस में ये भी बोलते हैं कि महाराणा प्रताप की विजय हुई, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि महाराणा जो प्रताप है कि वो अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे अकबर की, वो उन्होंने नहीं स्वीकार करी थी। और जो अकबर था, जिसका मेन उद्देश्य ही इस युद्ध का ये था कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करानी है, वो उस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए थे। और इस युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप
जितने वर्ष भी जीवित रहे उन्होंने कभी भी अकबर के या मुगलों के से वो अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। अतः ये कहा जाता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम लोग मिलते हैं।